हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईईपीएल क्लासरूम। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा टॉपिक करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे मान लिए कि ये एक चार्ज है Q1 और ये एक दूसरा चार्ज है Q2। हमें पता है कि ये लाइन जॉइनिंग के अलोंग एक फोर्स लगता है। जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इस पे फोर्स जो लगेगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन याद रहे कि ये बीच का ये जो रीजन है, यहाँ पर क्या है कि दोनों के बीच फोर्स लग रहा है। कुछ नहीं होते हुए भी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस दोनों चार्ज के बीच में क्या है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई चार्ज है, किसी चार्ज के चारों ओर का रीजन जिसमें एक दूसरे चार्ज को लाएंगे तो वो क्या करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे। ठीक है, एक चार्ज है, उसके चारों ओर का रीजन, उसके सराउंडिंग में वो चारों ओर का रीजन जिसमें एक दूसरे चार्ज को लाएंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब मैथमेटिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो जब मैथमेटिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या करेंगे कि एक चार्ज जिसका हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज, और इसके सामने जो चार्ज, जिस चार्ज को हम लोग लाते हैं चेक करने के लिए कि ये कितना फोर्स लगा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज, जिसको हम लोग कहेंगे Q0। ये हो गया हम लोग का सोर्स चार्ज। और ये हो जाएगा हम लोग का टेस्ट चार्ज। अब ये दोनों के बीच अगर मान लेते हैं कि सेपरेशन R का है, तो हमें पता है कि इस सोर्स चार्ज के वजह से इस टेस्ट चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा K Q0 अपॉन R²। अब बात हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करें कि किसी चार्ज पे जो फोर्स लगता है, या फिर ऐसा बात करें हम कि चार्ज, जब दो चार्ज हैं जिन पे फोर्स लग रहा है, अब इसी को हमको निकालना है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी ये। और यहां पर ध्यान रहे ये जो Q0 होगा, ये टेंस टू जीरो होगा। अब इसका क्या मतलब है कि Q0 को हम टेंस टू जीरो ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम इससे चेक करेंगे, जैसे मान ले रहे हैं कि इसको जब हम दूर से ला रहे हैं चेक करने के लिए कि इस पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है बाय द सोर्स चार्ज, तो जब इसको हम करीब लाएं तो ये इतना छोटा होना चाहिए कि इसके फोर्स के वजह से ये डिस्प्लेस ना के बराबर हो, या फिर इसमें एक्सीलरेशन जो है वो नेग्लिजिबल हो। तो ये इतना छोटा होना चाहिए कि इस पे वो इम्पैक्ट ना डाल सके। ठीक है, तो अगर हम देखें तो चार्ज कभी तो जीरो होगा ही नहीं। अगर कितना भी छोटा चार्ज ले लें तो वो तो E के बराबर होगा ही, E जिसका वैल्यू हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ बोलने का मतलब, मैथमेटिकली ये बोलने का मतलब है Q0 को बहुत छोटा लेना है, और इतना छोटा लेना है कि इसके वजह से ये एक्सीलरेट ना कर जाए। जैसे ही इसके वजह से ये एक्सीलरेट कर जाएगा, या फिर इसको इतना बड़ा ले लें कि ये इस पर इंपैक्ट डालेगा, तो ये अगर एक्सीलरेट हो गया तो इसका मेजरमेंट में गड़बड़ी आ जाएगा। अगर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको किसी इंसुलेटर में फिक्स्ड कर देंगे।
अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यू नॉट को जीरो लेने का क्या मतलब है, तो हम क्या करेंगे कि एक इंसुलेटर में इसको ग्लू के थ्रू सोर्स चार्ज को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ताकि जब वो सोर्स चार्ज को लाएं तो वो इधर उधर डिस्प्लेस ना हो। अगर वो इधर उधर डिस्प्लेस हो जा रहा है तो फिर दिक्कत होगा, मेजरमेंट सही से नहीं होगा। अब इंसुलेटर ही क्यों, अगर कंडक्टर ले लेंगे, इसको फिक्स करने के लिए कंडक्टर ले लेंगे, तो क्या होगा कि जब टेस्ट चार्ज को लाएंगे जो इनफ बड़ा है, तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जिससे फिर मेजरमेंट में गड़बड़ी आ जाएगा और सही मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ क्यू नॉट जो जीरो लेते हैं वो इसलिए लेते हैं ताकि वो सोर्स चार्ज में कोई डिस्टरबेंस पैदा ना करे, इसलिए ये हम लोग क्यू नॉट क्या लेते हैं, जीरो के बराबर। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हम लोग का, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड, क्योंकि ये हमको पॉजिटिव लेना है। ये पॉजिटिव ले करके ही हमको चेक करना है कि ये जो सोर्स चार्ज है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ये, या फिर अपने से दूर इसको रिपेल करेगा। तो उसी के हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, तो इसको याद रखना है, न्यूटन पर कूलम। अब एक कॉन्सेप्ट ये भी है 12th क्लास में कि हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जब हम किसी सोर्स चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए पिक्टोरियली ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक्चुअल में किसी सोर्स चार्ज के चारों ओर कुछ दिखता नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये हम लोग का इमेजिनेशन है कि इस तरह का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे जैसे जब एक हम सोर्स चार्ज ले लिए और उसके चारों ओर थ्री डी में, फ्री स्पेस थ्री डी में जब हम इस तरह का फील्ड लाइन दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब उस पे उस लाइन के अलोंग हम लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो किस डायरेक्शन में रिपेल होगा या फिर अट्रैक्ट होगा। तो ये यहाँ पे जो हम लोग बना रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, चार्ज से निकलता हुआ दिखाई देगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी टेस्ट चार्ज को ले आएंगे, यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, कहीं भी रख दें, तो वो टेस्ट चार्ज, वो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो किधर जाएगा, कहीं भी रख देंगे तो वो एक लाइन को फॉलो करेगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला हम लोग का पॉइंट हो गया कि ये कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन याद रहे कि जब हम लोग लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हम यहाँ चार्ज के बाहर का डिस्टेंस के लिए ये लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। ऊपर से क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, ये रेडियली इनवर्ड। ठीक है, चौथा, जहां ये डेंसर होंगे, जैसे मान लेते हैं कि इस एरिया में ये डेंसर होंगे, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होगा, और अगर हम दूर में देखेंगे तो इनका डेंसिटी घटेगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम होगा। denser the electric field lines,
अगर कहीं पे हम लोगों को डायरेक्शन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है, अगर कहीं पर डायरेक्शन निकालना है हमको कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो टेंजेंट टेंजेंट डालेंगे उस फील्ड लाइन पे। अब याद रहे यहां पर क्या होगा कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और ये आपको पता है, जैसे कि मान लेते हैं कि दो फील्ड लाइंस है, इधर ये डायरेक्टर है, ये इधर, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये दो अलग अलग टेंजेंट हो जाएंगे एक ही पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे एट अ टाइम क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन होगा, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ओवरऑल बहुत सारा हो गया हम लोग का ये प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब अगर मल्टीपल चार्जेस रहे, जैसे दो चार्ज रहे, ये हमको पता है कि अगर पॉजिटिव रहे तो फील्ड लाइन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो ये इनवर्ड हुआ, ये इनवर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये 2D नहीं समझना है, इसको 3D समझना है कि मतलब चारों तरफ होंगे, चारों तरफ, ठीक है। अब अगर दो चार्ज रहे, कॉम्बिनेशन रहे, जैसे मान लेते हैं कि +1 कूलम और -1 कूलम, तो इसके लिए फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करें। तो हमें पता है कि अगर हम सामने से देखें तो ये दो अलग अलग चार्ज है, लेकिन जब हम दूर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें चार्ज है ही नहीं, दोनों दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगे वो यहाँ पर आके खत्म हो जाएगा। दूर से देखेंगे तो क्या होगा कि इसमें से फील्ड लाइंस निकल ही नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा, ये निकल करके यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह का हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे अगर और फील्ड लाइन हम दिखाएं, तो दूर से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल पॉइंट दिखेगा, इसलिए इसमें अगर हम दूर से देखेंगे तो इसमें से फील्ड लाइंस निकलता हुआ नहीं दिखेगा, और सामने से देखेंगे तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से रहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज में एंड कर जाएंगे, ठीक है। इस तरह अगर अलग अलग चार्ज रहे, जैसे मान लेते हैं कि एक +2 कूलम है और एक -1 कूलम, अब यहाँ क्लियर है, अगर इसको दूर से देखेंगे तो ये हमको दिखेगा +1 कूलम जैसा, लेकिन सामने देखेंगे तो ये दो अलग अलग चार्जेस हैं। अब इसके लिए कैसे डायग्राम बनाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि 1 कूलम के लिए अगर हम 6 लाइन दिखाते हैं तो ये 2 कूलम के लिए हमको 12 लाइन दिखाना होगा, अगर इसके लिए हम 4 दिखाते हैं तो इसके लिए 8 दिखाना होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर सामने से हम देखेंगे तो क्या होगा कि इसमें से 4 लाइन, हम 1 कूलम के लिए 4 लाइन दिखा रहे हैं, तो 4 लाइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएंगे यहाँ 4 लाइन कुछ इस तरह से। बाकी इसके जो 4 लाइंस बचेंगे ये इस तरह से होंगे कि जब इसको दूर से देखेंगे तो लगेगा कि एक चार्ज से निकल रहा है जिसका चार्ज कितना है, 1 कूलम है, और इसमें से 4 लाइन अगर हमको दिखाना है तो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। तो जब इसी चार्ज कॉम्बिनेशन को अगर हम दूर से देखेंगे, इसको हम दूर से देखेंगे तो 4 लाइन 4 कोने से निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए, यानी कि ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से। तो दूर से ये कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस जो है वो दिखाई देगा हमको 1 कूलम जैसा। तो इसीलिए इसमें से जो जब हम दूर से देखेंगे
तो इसमें से 4 ही लाइंस निकलते हुए दिखाई देंगे, जबकि अगर हम सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें से क्या होगा कि इसमें से 4 लाइन निकल करके यहाँ एंड कर जाएंगे, जबकि बाकी 4 लाइन इस तरह से निकलेंगे कि मानो कि 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है बहुत दूर, और कुछ इस तरह से नजर आएगा। जब इसको दूर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा ये। तो ये है कुछ फील्ड लाइन से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डाइपोल कैसे काम करता है, किसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, वो सारा देखेंगे, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो देखेंगे। थैंक यू। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चंस पूछा जाए, जैसे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a charge 2 microcoulomb at a point located at 10 centimeter from the charge। ठीक है, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले चार्ज दिया हुआ है कितना, 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम को कूलम में लिखना है, कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻²मीटर। अब फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हम लोग का KQ/R²। के का वैल्यू हो जाता है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, Q का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6। अब R², 10 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब बड़े सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आंसर आ जाएगा इसका कितना, 18 10⁻3, और ये होगा 10⁻⁻1, और ये 10⁻⁻2 हो जाएगा ये। ठीक है, ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, 18 इंटू 10⁵, या फिर इसको लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। अब जिस तरह से हमने पढ़ा कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मल्टीपल चार्जेस के लिए, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जाएगा मल्टीपल चार्ज की वजह से। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, E = KQ/R² अब मान लेते हैं मल्टीपल चार्जेज है। ठीक है, तो मल्टीपल चार्जेज हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से R1 पे एक चार्ज है, R2 पे एक चार्ज है, और R3 पे एक चार्ज है, R3 पे एक चार्ज, और इनके वजह से हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे पॉइंट पे, या फिर हम ऐसा भी मान सकते हैं कि चार्ज के वजह से, अच्छा इसी को पहले कर लेते हैं हम लोग कि यहां पर एक चार्ज है, और एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग कहीं पर कि ये पॉइंट P है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। अब इसको हम वेक्टर नहीं मानते हैं, आसानी के लिए हम इन पॉइंट से ही
इसका पोजीशन जो है उसी को हम मान लेते हैं। ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं, ये R3। तो यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये Q1 है, Q2, Q3। Q1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, Q2 की वजह से, Q1 की वजह से इधर, और Q3 की वजह से ये। तो ये हो जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3। अब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वही सेम वेक्टर एडिशन रूल लगाएंगे। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 वेक्टोरियली ऐड करेंगे E2 प्लस E3। अगर n नंबर तक रहता तो n तक हम चले जाते। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, E1 के लिए क्या लिखेंगे, K Q1 R1 स्क्वायर R1 के प्लस E2 के लिए क्या लिखेंगे, K Q2 R2 स्क्वायर R2 के प्लस K Q3 R3, और ये रहा R3 के। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस रहते तो उसके लिए यही चीज को आगे बढ़ाते जाते और लिखते जाते, और n चार्जेस तक के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते और सबको क्या करते, वेक्टोरियली ऐड करते। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे क्वेश्चन क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ तीनों जगह इक्वल चार्जेस हैं, और ये साइड है हम लोग का A, यहाँ इक्वल चार्जेस हैं Q, ये भी Q, ये A है, ये A। अब हमको इसके सेंट्रॉइड पे, अब ये सेंट्रॉइड किसको कहते हैं, जब यहां से ये जो मीडियन होगा इस साइड का, उसी तरह से इसका भी एक मीडियन होगा इस साइड का, उसी तरह से इसका भी एक मीडियन होगा। तो इस मीडियन पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है कि ये डिस्टेंस निकालना, तीनों के लिए सेम होगा, लेकिन कैसे निकालेंगे। अगर ये A है तो ये हो जाएगा A/2, और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा कितना था 60 डिग्री। तो ये A/2 है, ये वाला साइड हमको निकालना है। ठीक है। एक बार नाम दे देते हैं हम पॉइंट को A B C, और इसको नाम देते हैं हम लोग O। ठीक है। तो OB हमको लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो अगर हम cos 30 डिग्री ले लें, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री में क्या लिखते हैं हम लोग, B/H। ठीक है। तो B के बदले क्या लिखेंगे, A/2, और H में क्या लिखेंगे, OB। तो OB इज इक्वल टू क्या आ गया, A/2 cos 30 डिग्री, और इसी को हम लोग लिखेंगे A/2 sec 30 डिग्री। कितना हो जाएगा इसका आंसर, A/2, और ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। तो इसका आंसर आ गया A/√3। ठीक है। अब तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि ये लेंथ सेम है। ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसीलिए इसका जो सेंट्रॉइड है जितने भी वर्टिसेस हैं उससे सेम डिस्टेंस पर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए वो सेम डिस्टेंस पर रहेगा। तो ये A/√3 है, ये भी A/√3 है, और ये भी A/√3 है। अब ये जो है ये एंगल्स को इक्वली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पूरा एक चक्र में 360 डिग्री होता है तो इन दोनों के बीच 120 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच 120 डिग्री होगा, और इन दोनों के बीच भी 120 डिग्री होगा। तो
तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का निकालेंगे पहले वैल्यू, एक ही का निकालने का जरूरत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, के क्यू और आर स्क्वायर ना, तो आर के बदले क्या रखेंगे, ये ए बाई √3 स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया हम लोग का, 3 KQ बाई ए स्क्वायर। हाँ, अब क्या करेंगे, ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड तीन अलग अलग डायरेक्शन में है लेकिन 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए हैं। यानी अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से है और इन तीनों के बीच एंगल जो बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से बीचों बीच आएगा। और याद रहे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3KQ बाई ए स्क्वायर। इसका कितना है, 3KQ बाई ए स्क्वायर। तो जब भी आपको अगर ऐसा मिल जाए कि दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो इनके बीचों बीच अगर ये A है, ये A है, या फिर हम दूसरा मान लें X ले लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड X है, इसका मैग्नीट्यूड X है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट भी कितना के बराबर होगा, X के बराबर होगा। ये याद रखेगा, या फिर आप खुद से सॉल्व कीजिए, ये पता चल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा करके, वही R = A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ थीटा के बदले क्या लगा लेना है, 120 डिग्री, और ये A और B को क्या ले लेना है, X। आपको पता चलेगा कि R कितना के बराबर आ जाएगा, X के बराबर आ जाएगा। तो इन दोनों के बदले एक वेक्टर मिल जाएगा हम लोग का, जो इस और क्या रहेगा, डायरेक्टेड रहेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3KQ बाय ए स्क्वायर। अब क्लियरली दिख रहा होगा कि एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड वेक्टर जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है। तो ये दो वेक्टर हैं जो इक्वली अपोजिट हैं, तो इसमें अगर जब हम निकालेंगे तो ई नेट कितना आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि इक्वली है और अपोजिट है, तो एक दूसरे को वो कैंसल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ई नेट 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन तीनों चार्ज की वजह से सेंट्रॉइड पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।